नमस्कार, स्वागत है आपका बी पॉजिटिव न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ इतिका सैनी। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी पैदल तय करने वाले हैं और इसका हरियाणा पे क्या असर है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इस यात्रा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इसलिए मैंने स्टूडियो में वेलकम करना चाहूँगी पेहवा विधानसभा के नेता, कांग्रेस नेता प्रिंस जी का। प्रिंस जी, वेलकम टू बी पॉजिटिव न्यूज़। थैंक यू जी। तो आज मैं आपसे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछना चाहती हूँ। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में कांग्रेस पर क्या प्रभाव है? भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस पे बहुत भारी प्रभाव है। कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता दिखी है। कांग्रेस ने बहुत भारी उत्साह के साथ इस यात्रा की शुरुआत करवाई थी मेवात से, फिरोजपुर झिरका से, और इस यात्रा के लिए हर नेता, हर वर्कर ने बहुत मेहनत की है और उस मेहनत को राहुल जी ने देखा है। और दूसरी बात कि कांग्रेस को इसका फ़ायदा क्या होगा। देखो, जब भी कोई नेता इतनी लंबी यात्रा करता है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी पार्टी को ज़रूर होता है। आज राहुल जी हमारे प्रधान नहीं हैं कांग्रेस के, मगर जो कुछ भी वो यात्रा कर रहे हैं, जितनी बड़ी यात्रा 3500 किलोमीटर की जो यात्रा कर रहे हैं, जहाँ तो गांधी जी ने की थी, गांधी जी के बाद आज राहुल जी ने ये की है, इसका डेफिनेटली कांग्रेस की छवि जो है बहुत निखर के आएगी। और आने वाले समय में जो 2024 में इलेक्शन होंगी पार्लियामेंट की और असेंबली की, उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो प्रिंस जी, अगर मैं भारत जोड़ो यात्रा के लक्ष्य की बात करूं, सीधा सीधा लक्ष्य क्या है इसका? देखो, सीधा सीधा इसका लक्ष्य ये है कि जो मोदी साहब ने इतने दो अपनी टर्म्स के बीच में जो एक नफ़रत क्रिएट की है, 36 बिरादरियों के बीच में एक बैरिकेड बनाने का काम किया है, उस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए ये यात्रा की गई है। हिंदू को सिख से लड़ाना, सिख को मुसलमान से लड़ाना, ये काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। नफ़रत इतनी बुरे तरीके से क्रिएट की जा रही है कि अगर कोई नेता या कोई आम नागरिक बीजेपी के ख़िलाफ़ बोलता है, जब बीजेपी के ख़िलाफ़ भाषण देता है, उस पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उसको कई चीज़ों में फंसा दिया जाता है। अगर वो कारोबारी है तो उसके कारोबार पर असर डाला जाता है। इन बातों को ख़त्म करने के लिए ये यात्रा शुरू की गई है। जी, जाहिर सी बात है प्रिंस जी की विपक्ष का जो काम है वो कर रही है, जो सत्ता में सरकार है उसके लिए सवाल खड़े करने का काम राहुल जी कर रहे हैं। तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहती हूँ। दूसरा सवाल ये है कि आपने राहुल जी का वेलकम किया जब भारत छोड़ो यात्रा कुरुक्षेत्र 8 जनवरी को प्रवेश किया था उन्होंने, उसके साथ साथ आप अम्बाला तक गए। तो इस यात्रा को आपने ज्वाइन किया, इस यात्रा में आप गए, तो आपका कैसा अनुभव रहा? मेरा ऐसा अनुभव रहा जी इस यात्रा में, ये जिस दिन यात्रा 8 तारीख को कुरुक्षेत्र में एंटर की थी, गांव जिरबड़ी में हमने इनका बड़ा भव्य स्वागत किया था। और उस स्वागत के बाद हम राहुल जी के साथ लगभग मेरे ख्याल से हम 30 किलोमीटर उनके साथ चले हैं और बहुत बढ़िया अनुभव हुआ। और जो मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन हुई है राहुल जी के साथ, उससे मुझे ये लगता है कि राहुल जी एक बहुत ही लंबी सोच के, एक आधुनिक सोच के, और वो ये चाहते हैं कि जो गरीब आदमी है, जो पिछड़ा वर्ग है और जो आम जन है, किसान है, उसका किसी तरीके से उसको अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है। और अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं जो मेरे मन में आ रहा है कि इस यात्रा के दौरान राहुल जी किसानों से मिले, तो इस पे थोड़ी रोशनी डालिए कि क्या कुछ देखो, बात। किसानों को मिलने का कारण ये था कि देखो, बहुत लंबे टाइम तक किसान एजिटेशन चला। किसानों की बहुत छोटी छोटी डिमांड थी। एक तो एमएसपी हमें मिलनी चाहिए, एक पराली जलाने पे बहुत भारी अत्याचार सरकार करती है। उन बातों के लिए किसानों ने वहाँ संघर्ष किया बहुत लंबा टाइम। और किसान आज हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। किसान के बिना हमारी इकोनॉमी कभी स्टैंड ही नहीं कर सकती। 33% जो हमारी इकोनॉमी है वो किसान पे निर्भर है और किसान के साथ अनदेखी की जाती है। किसान को टाइम पे जो पैडी सीज़न होता है उसमें लाइट नहीं मिलती, किसान को टाइम पे बीज नहीं मिलता, आज खाद नहीं मिल रही है, किसान खाद के लिए चक्कर लगा रहा है, डीएपी के टाइम पे डीएपी नहीं मिलती, यूरिया के टाइम पे यूरिया नहीं मिलती।
पेस्टिसाइड्स में अल्टरेशन हो रही है, मिलावट हो रही है, वो मिलावट के लिए कोई सरकार कोई चेक ही नहीं लगा रही है। अफसरशाही इतनी हैवी हो रखी है किसान के ऊपर, इन बातों के लिए सरकार जिम्मेवार है, सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि सवाल खड़ा करना विपक्ष का काम है, वो आप लोग बखूबी कर रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान राहुल जी ने बात की और उन्होंने पूछा कि कैसा क्या क्या आपको लगता है कि कमियां हैं सरकार में, या सरकार में कमियां बहुत हैं। अभी पिछले दिनों में आपने देखा, 2-3 दिन में एक उमरी चौक में एक ढाबे के ऊपर एक लड़के के हाथ काट के ले गए। 2 दिन पहले एक डॉक्टर महिला की मृत्यु हो गई, घर में जाके उसका मर्डर कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत पोजीशन ख़राब है, जो अफसरशाही है बहुत हैवी हो रखी है। अब आज जो काम दफ्तरों में 2000 या 4000 रुपये दे के हुआ करता था, वो आज काम 50,000 लाख रुपए दे के होता है। ये कह रहे हैं कि हमने करप्शन ख़त्म कर दिया है, करप्शन की लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है। तो अगले सवाल की अगर मैं बात करूं प्रिंस जी, तो हरियाणा में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसका कांग्रेस को क्या फ़ायदा मिलता है और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखो, इनकम्बेंसी नहीं हुआ करती अगर सरकार अच्छा काम करे तो। इनकम्बेंसी तो एक हमारी लेम एक्सक्यूज़ है कि इनकम्बेंसी थी, मगर सरकार जो भी कुछ कर रही है, मुख्यमंत्री साहब जो भी कुछ कर रहे हैं, इनके मंत्री जो भी कुछ कर रहे हैं, इनके विधायक जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे दुनिया को उजागर है। और क्या स्थिति है, आप ये देखो कि आपकी ये कुरुक्षेत्र की जो मेन रोड है, पिपली से लेके नए बस अड्डे तक, इस सड़क को बनते कितने साल हो गए हैं और आज तक वो सड़क कंप्लीट नहीं हो पाई। क्या कारण है? लोग इस सड़क पे आना जाना छोड़ गए हैं। सरकार की कमियां बहुत ज़्यादा हैं, सरकार उन कमियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर विपक्ष हमेशा उनके साथ खड़ा है। हम कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं, मगर उन मुद्दों के ऊपर कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी, आपने वो रोड के बारे में बताया हमें कि रोड की हालत सही नहीं है। तो अगर मैं इस बारे में ये बोलूँ कि सरकार का काम है फंड देना, आगे अधिकारी को काम है उस काम को पूरा करना। देखो, सरकार का काम है फंड देना, अधिकारियों का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, मगर बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोग और भी आते हैं। सरकार और अफसरों के बीच में कुछ लोग और भी आते हैं। उन लोगों का जो दायित्व बनता है, फ़र्ज बनता है, वो फ़र्ज प्रॉपरली निभाया नहीं जा रहा। हाँ, तो इसमें हम कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेवारी सरकार की नहीं हो सकती, बीच के लोगों की भी पूरी जिम्मेदारी है इसमें। बीच के लोगों की ज़्यादा जिम्मेवारी है। सरकार ने फंड दिया है, अफसरों ने उस फंड को लगाना है, मगर बीच के लोगों ने उसके बीच में क्या माहौल क्रिएट कर रखा है, वो हमें ट्रांसपेरेंटली पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मगर इतना लंबा समय एक सड़क को लगना, मेरे लिए तो ये बहुत चिंता का विषय है। जी, आपके जो स्वर्गीय पिताजी थे सरदार तारा सिंह जी, उनका बहुत नाम है, आज भी चलता है, तो उनका जो बनाया हुआ नाम है उसका आपको भी बहुत फ़ायदा मिलता होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे वालिद साहब का जो नाम है वो सारी स्टेट में भी है, नेशनल लेवल पे भी है, और सिख कौम में बहुत बड़ा उनका नाम है। और मैं हर पल हर कदम पे महसूस करता हूँ कि मेरे को उनका बहुत ज़्यादा उनके नाम का सहयोग मिलता है, बहुत सहायता मिलती है। और मेरे वालिद साहब ने 25 साल निष्पक्ष सेवा की है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के लोगों की। मेरे फादर ने सबसे पहली इलेक्शन 1968 में पुंडरी से लड़ी थी। सेकंड इलेक्शन मेरे फादर ने पेहवा से 1977 में लड़ी थी। थर्ड इलेक्शन उन्होंने 1982 में शाहबाद से लड़ी थी। फोर्थ इलेक्शन उन्होंने पेहवा से फिर लड़ी थी 86 में। 91 में फिर उन्होंने पार्लियामेंट लड़ी थी। 96 में फिर दोबारा पार्लियामेंट लड़ी थी। इतने लंबे अरसे के बीच में उन पे आज तक कभी कोई एक छींट नहीं है, कोई एक एलिगेशन नहीं है उनकी ज़िंदगी में, उनके राजनीतिक कैरियर पे कोई एक भी छींट नहीं पड़ी। और मेरी ये सोच है कि अगर कभी पब्लिक ने, पेहवा के लोगों ने जैसे मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने उन्होंने साथ दिया है, अगर पेहवा की पब्लिक मेरे सिर पे भी ऐसे हाथ रखेगी तो मैं महसूस करता हूँ कि कभी ज़िंदगी में मेरे से किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा।
तो प्रिंस जी, आप पेहवा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, तो पेहवा का आपकी तरफ कैसा रुझान है? देखो, मैं पेहवा कॉन्स्टिट्यूंसी से तैयारी कर रहा हूँ और पेहवा के लोगों का रुझान मेरे प्रति बहुत बढ़िया है। लोगों का सबसे बड़ा क्या मेन उनकी बात क्या है कि सरदार तारा सिंह का लड़का है। सरदार तारा सिंह ने पेहवा में जितना विकास करवाया, उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हुई। और इस बार जो एक बार लोग मेरे को जो बनाएंगे, वो तो मैं ये कहता हूँ कि उसका क्रेडिट मेरे पे नहीं होगा, उसका क्रेडिट मेरे वालिद साहब पे होगा कि जो मेरे वालिद साहब ने पेहवा के लोगों के लिए को रोज़गार दिया, पेहवा की डेवलपमेंट करवाई है। पेहवा तो एक छोटा सा कस्बा था जिस टाइम मेरे फादर ने 1977 में यहाँ से इलेक्शन लड़के MLA बन के मंत्री बने थे। आज पेहवा के लोग जिस गांव में भी जाता हूँ इतना प्यार देते हैं और वो एक ही बात कहते हैं कि प्रिंस इलेक्शन लड़, हम तेरे साथ हैं। और मेरे को बहुत मान है जो मेरे फादर के साथ जो लोग रहे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो आज कुछ कोई लोग 80 साल के हैं, कोई 85 के हैं, कोई 100 के नज़दीक के भी पहुंचे हुए हैं। वो बुज़ुर्ग लोग भी ये कहते हैं कि अगर तू इलेक्शन लड़ता है तो हम लोग एक एक गांव में जाके तेरे लिए वोट मांगेंगे। इससे बड़े फ़ख्र की बात मेरे लिए और कोई नहीं है। तो प्रिंस जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतिका जी, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू को आप मेरे ख्याल से जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका जी। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए प्रिंस जी पेहवा विधानसभा से कांग्रेस नेता हैं। और आज की इस वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।